सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम कवर करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ थ्योरीज इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। वी विल स्टार्ट विद एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो है 1779 की, जो कि उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में दी थी। अगर हम बात करते हैं एडम स्मिथ की, तो जो उनका पहला डॉक्ट्राइन है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल लॉ, जिसमें ये बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसको किसी भी तरह की इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो एक इकोनॉमी है उसको लेजर फेयर की जो पॉलिसी है उसको अपनाना चाहिए। सेकंड जो उनका कॉन्सेप्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर में इन्होंने जो स्पेशलाइजेशन है लेबर का उस पर जो है इम्पैक्ट सपोर्ट करा है, और जो डिवीज़न ऑफ लेबर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहली जो चीज़ है उससे स्किल डेवलपमेंट। सेकंड जो है मार्केट एक्सपेंसन होगा तो जो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है वो हमें देखने को मिलता है। जो थर्ड चीज़ है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट जो उनका कॉन्सेप्ट है वो है सब्सिडेंस लेवल वेजेस। इन्होंने जो इंडस्ट्री है उनमें सब्सिडेंस लेवल ऑफ वेजेस की बात करिए कि हम जो है इंडस्ट्री में सब्सिडेंस लेवल ही वेज देते हैं, और जो यह वेज रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारी वेज फंड पे। नेक्स्ट थ्योरी है माल्थेशियन थ्योरी। माल्थेशियन जो थ्योरी है वो है 1798 में दी गई थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में। ये बेसिकली क्या सजेस्ट करता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रही है, हम कंपेयर करें तो फूड सप्लाई से। तो इसीलिए हमें जो पॉपुलेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स लेने चाहिए, जिन्हें हम प्रिवेंटिव चेक्स बोलते हैं, जैसे हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो नेचुरल जो डिजास्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे फ्लड, फेमाइन एक्सेट्रा, जिन्हें बोला गया है पॉजिटिव चेक्स। नेक्स्ट थ्योरी है रिकार्डियन थ्योरी। रिकार्डियन थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो दी गई थी 1817 में। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में इनकी 2 अजम्पशन है। फिक्स्ड लैंड है, और जो लैंड है उस पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो अकर होता है। फिर उन्होंने जो रेंट बताया, रेंट को क्या माना है इन्होंने, एवरेज और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उनका डिफरेंस क्या होता है, रेंट। और जो वेज रेट है, वेज रेट डिपेंड जो डिटरमाइंड होगा हमारे वेज फंड से। एंड प्रॉफिट्स क्या होंगे, टोटल अर्निंग माइनस रेंट माइनस वेजेस। नेक्स्ट थ्योरी है मिल की थ्योरी। मिल की थ्योरी जो है उन्होंने 1848 में दी थी, जिसमें ये बताते हैं कि किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है वो उसकी इंस्टीट्यूशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर डिपेंड करती है। फिर है मार्क्स की थ्योरी। मार्क्स की थ्योरी की अगर बात करते हैं तो ये दास कैपिटल नाम की बुक में दी गई है। फर्स्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू में ये बताते हैं कि हम किसी भी लेबर को उतना पे नहीं करते हैं जितना कि वो वैल्यू हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे अगर हम किसी लेबर की बात करते हैं, अगर वो 10 घंटे काम करता है तो हम उसको पे जो करते हैं वो 4 या 5 घंटे के लिए पे कर रहे हैं। तो जो 6 घंटे की जो लेबर है, जो आउटपुट है, वो हमारे लिए क्या हो गई, सरप्लस वैल्यू। फिर उन्होंने कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है हमारा कैपिटल जो है कांस्टेंट कैपिटल, सेकंड जो है हमारा वेरिएबल कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल की बात करें तो जो हमारा कांस्टेंट कैपिटल है वो रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, जो टेक्नोलॉजिकल वाली चीज़ें हैं उन पर जो भी कैपिटल लगाया जाता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट कैपिटल। एंड वेरिएबल कैपिटल, जो लेबर हायर करने के लिए हम कैपिटल लगा रहे हैं वो है वेरिएबल कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल का जो रेशो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बोला जाता है उसे। एंड रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, प्रॉफिट बाय वेरिएबल कैपिटल। जैसे ही आप जैसे कैपिटल को इंक्रीज़ करते हो, जो कांस्टेंट कैपिटल है उसको इंक्रीज़ करते हैं, एंड वेरिएबल जो कैपिटल है उसको डिक्रीज़ करते हो, तो क्या होगा, जो हमारी इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी है वो क्रिएट हो जाएगी, जो कि आगे रिवोल्ट करेगी और सोशलिज्म जो है उसको इस्टेब्लिश करेगी। इसी में इन्होंने कुछ स्टेजेस बताए थे एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट के। पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसमें जो ओनरशिप है सोसाइटी में
वो सभी की होती है, शेयर्ड ओनरशिप होती है रिसोर्सेज को लेके। एंड सेकंड जो स्टेज थी वो स्लेव सोसाइटी इन्होंने बताई थी, कि जिसमें स्लेव का एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। फ्यूडलिज्म, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके हाथ में रिसोर्सेज रहते हैं। कैपिटलिज्म की बात करें तो जो कैपिटलिस्ट हैं वो जो है रिसोर्सेज को होल्ड करते हैं, उनके पास जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो रहता है। सोशलिज्म की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट है उनके पास जो है रिसोर्सेज का एक्सेस रहता है, और वो जो है इक्वालिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो है स्कीम्स वगैरह चलाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर होता है कम्युनिज़्म में जो है स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस रहती है गवर्नमेंट की। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है बिग बॉस थ्योरी जो है रोस्टेन रोडन ने दी थी 1943 में। इसमें जो है एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि अगर किसी भी जो कंट्री है उसको डेवलप करना है तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उसे। और इंडिविजिबिलिटीज़ हैं 3 टाइप की, इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग। नेक्स्ट है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी गिवन बाय नर्स्के 1944, जो कि बात करते हैं कि जो डिफरेंट सेक्टर हैं इकोनॉमी के उनमें हमें बैलेंस्ड जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बैलेंस्ड ग्रोथ होगी तो सभी जो सेक्टर्स हैं वो साथ में कर पाएंगे। साथ में इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी का। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ड्यूअल सेक्टर मॉडल, आर्थर लेविस ने दिया है 1950 में। बेसिकली ये बात करते हैं कि जो हमारी एक्सेस में लेबर है उसको हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ गिवन बाय रेस्टो इन 1951। फर्स्ट जो स्टेज इन्होंने बताई है वो है ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके बाद है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, डेवलपमेंट से पहले की जो चीज़ें होंगी वो आएंगी प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। देन इज टेक ऑफ जब जो कंट्री है वो डेवलपमेंट वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले एरा में है वो। एंड उसके बाद है डेराइव टू मेच्योरिटी। एंड नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एज ऑफ हाई कंजम्पशन। इसके बाद है थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म जो कि 1953 में दी गई थी J.H. बियोक के द्वारा, जो 2 सेक्टर के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट थ्योरी है अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो कि हिचरमैन ने 1955 में दी थी, जो कि बात करते हैं कि सोशल ओवरहेड कैपिटल, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होती है वो DPA, जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है उनसे रिलेटेड। तो इनका मानना है कि जो हम इनमें से कोई एक जो सेक्टर है उस पर फोकस करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो जो दूसरा सेक्टर है वो अपने आप ही जो है डेवलप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गुन्नार मिडल का बैकवर्स एंड स्प्रेड इफेक्ट गिवन इन 1957। अगर हम बात करते हैं बैकवर्स एफर्ट की तो बैकवर्स जो इफेक्ट है वो है हमारे इकोनॉमिक एक्सपेंशन के कारण जो भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो, जैसे कि हम पॉल्यूशन को देख सकते हैं कि जिससे इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिली है तो उसके कारण जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन है उससे जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है वो होता है स्प्रेड इफेक्ट। नेक्स्ट है एंडोजीनियस ग्रोथ ऑफ पॉल रोमर इन 1988। बेसिकली ये बात करते हैं कि जो एक कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है विद इन कंट्री से ही जनरेट होती है, वो कैसे हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल जो है आप उस पर फोकस कीजिए, R&D जो है उसको बढ़ाइए, इनोवेशन एंड नॉलेज को आप बढ़ाएंगे तो आपका जो देश है वो जो है डेवलप करेगा। तो ये कुछ थ्योरीज थी जिनका हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा और कुछ हाइलाइट्स जो मेन पॉइंट्स हैं इन थ्योरी के वो देखे, जो कि नेक्स्ट का एग्जाम जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। होप आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।